हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। यानी किसी तरह से आपको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आपको मतलब बहुत जल्द मिल सके। तब देर ना कीजिए, दबा दीजिए, है ना बात। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं धारा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। यानी किसके तहत, यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कानून अपराध करता है, कानून के विरुद्ध अपराध करता है, तो उसके लिए मतलब अलग प्रावधान दिए गए हैं जिसको धारा के तहत, अनेकों धाराएं होते हैं, 511 धारा होते हैं, उसके अंडर अरेस्ट किया जाता है। तो बिना देर किए हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं धारा, यानी कि कौन सा धारा के तहत किस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और कैसे कैसे घटना घटता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, धारा 307। ये सबसे पहले है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ये महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 511 बता रहे हैं, हम महत्वपूर्ण जो है मतलब बहुत ज्यादा जो देखने को मिलता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे मानिए धारा 307, धारा 307 जो है हत्या की कोशिश करने पर लगता है। जैसे आप मानिए किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, आप घर से प्लान बना गए कि आज उसको मार देना है, लेकिन वो साला बच गया। और जब वो बच गया तो वो जाकर थाना में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा धारा 307 के तहत। बोलेगा सर देखिए हमको मारने का ये कोशिश कर रहा था लेकिन हम बच के भाग गए, यानी उसका भाग ठीक था, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ ये धारा 307 के तहत आप पर कानूनन अपराध के जो केस है वो लाद सकता है। यानी एफआईआर किसके तहत करवा सकता है, धारा 307 के तहत। ठीक, यानी बच गया। अब चलते हैं धारा 300, ये डायरेक्ट निपट गया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति जा रहा है, कहीं खड़ा है, कहीं पर भी है, आप उसको मारे, टप दिन उधिया गया। उधिया कहने का मतलब मर गया, खलास हो गया, यानी यमराज का वो आदमी बन गया। यानी धारा 300 के तहत तो उसके परिवार वाले आपके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस जो है आपको क्या करेगा, धारा 300 के तहत अरेस्ट करेगा। समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको गोली मार दिया गया और डायरेक्ट वहीं पे खत्म, स्पॉट मर्डर, यानी सीधे हत्या कर दिया गया, तो वहां पे आपको जो पुलिस है, वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले आपको धारा 300 के तहत अरेस्ट कर लेंगे। और जो भी उसके लिए प्रावधान बनाएंगे, जिस उसके लिए कानून बनाए गए हैं, नियमित बनाए गए हैं जो दंडित करने के लिए, वो आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं धारा 376। ये बहुत फेमस भी होता है, कुछ इस पे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना भी आया है, उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। जैसे धारा 376, यानी कहने का मतलब ये बलात्कार होने पर लगाया जाता है। बलात्कार, जैसे मानिए कोई भी लड़की हो या किसी प्रकार का मतलब महिला को यौन शोषित करना, यानी उसके इच्छा अनुसार उसको इज्जत को बर्बाद करना, इज्जत लूटना, उसी को कहते हैं बलात्कार। समझ गए। तो ये किसी महिला के साथ जब कोई पुरुष जबरदस्ती करता है यौन संबंध बनाने के लिए, तो उसको धारा 376 के लिए क्या किया जाता है, उसको धारा 376 के अंडर अरेस्ट किया जाता है। अब ये एक 76 है, ये 77 है, 377। जो 377 है ये अप्राकृतिक कृत्य है। जैसे एक होता है रेप, एक होता है गैंग रेप। जैसे मान लीजिए एक स्त्री को एक पुरुष ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया और उसको जबरदस्ती यौन संबंध बनाया, उस समय इस लड़की को मौत हो गया या बच गई। और एक होता है गैंग रेप, बहुत सारे लोगों ने मिलकर, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर किसी एक महिला को जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं, उसको बोलते हैं गैंग रेप। और जो गैंग रेप को ही बोलते हैं अप्राकृतिक कृत्य, यानी बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक महिला को जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्राकृतिक कृत्य। समझ गए। 376 में बलात्कार हो गया, एक व्यक्ति मिलकर
उस स्त्री के साथ बलात्कार किया। लेकिन वही अप्राकृतीय कृत्य में ढेर सारे लोग मिलकर, यानी गैंग मिलकर, एक गैंग बना करके लोग एक स्त्री को, एक महिला को बरियारी, यानी कहने का मतलब जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं, उसको बोलते हैं अप्राकृतिक कृत्य, इसको बोलते हैं गैंग रेप। और किसके अंडर अरेस्ट किया जाएगा? धारा 377। वो पकड़ा गया। और ऐसा होवे करता है, एक अगर पकड़ा गया तो धीरे धीरे सभी लोग पकड़े जाते हैं, और वो जो है उसको धारा 377 के अंडर अरेस्ट करके उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। समझ गए? तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। धारा 354, यानी कहने का मतलब धारा जो 354 है कि किसी भी स्त्री को लज्जित करना या उसकी इज्जत के साथ मतलब छेड़छाड़ करना, उसको बोलते हैं स्त्री लज्जा भंग। अब ये धारा 354 के तहत अरेस्ट किया जाता है। आगे डकैती के दौरान हत्या। अब जैसे मान लीजिए डकैती कर रहा है, अब व्यक्ति को मार दिया गया डकैती के दौरान। जैसे मान लीजिए इस घर में कोई व्यक्ति घुसा डकैती करने के लिए, और डकैती भी किया और हत्या भी कर दिया, तो वो लगेगा धारा 396। यानी धारा 396 के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। किस लिए? कि आप डकैती भी करने गए और हत्या भी कर दिए। धारा 396, धारा 396 के अंडर अरेस्ट किया जाएगा। आगे धारा 120। धारा 120 यानी षड्यंत्र रचना। किसी के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं कि ऐसे प्लान बना रहे हैं कि इसको ऐसे मारना है, वहां जाता है, इस टाइम पे जाता है, वहां से वैसे करना है, यानी उसके खिलाफ आप बहुत अच्छा यानी षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया तो जाकर FIR दर्ज करवाएगा वो धारा 120 के तहत। जो पुलिस वाले होते हैं धारा 120 के तहत अरेस्ट करेगा उस व्यक्ति को जो साजिश रच रहा था किसी व्यक्ति को मारने के लिए, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। समझे? तो आगे आप चलते हैं धारा 365 अपहरण करना। आप जैसे कुछ मूवी में दिखाया जाता है, बच्चा जा रहा था पढ़ने, उसको वहां से उठाकर गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने का मतलब, कहने का मतलब उस व्यक्ति को जबरदस्ती उठाकर कहीं ऐसा स्थान पे ले जाया गया था, यानी ले जाया गया जहां पे उसका कोई आता पता नहीं, उस परिवार वाले को भी कोई आता पता नहीं कि हमारा परिवार कहाँ गया या कहाँ नहीं है। उसको बोलते हैं अपहरण करना। अपहरण करने पर धारा 365 को बुलावा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपहरण किया है तो उसके खिलाफ धारा 365 लगाया जाएगा। समझ रहे हैं? 365। अब आ गया 201, सबूत मिटाना। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप जान से मार दिए, अब यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति को आपको देख लिया, तो ये देख लिया आप इसको तो मार ही दिए, लेकिन ये भी है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको जाकर बता दिया कि फला सिंह देखिए ना आपके परिवार को ये मार दिया है, और इसको पता लग गया कि जगह बता दी थी, इसी को भी मारेगा। यानी सबूत को मिटा रहा है। नहीं समझे? तो इस सबूत को मिटा रहा है, और सबूत को मिटाने अगर उसको पता लग गया पुलिस डिपार्टमेंट वाले को कि ये सबूत भी मिटा रहा है, तो आपके खिलाफ 201 धारा का बुलावा दिया जाएगा। यानी आपके खिलाफ 201 धारा का, उसके अंदर 201 धारा के अंदर आपको अरेस्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं? अब है धारा 191, मिथ्या साक्ष्य देना। अब जैसे मान लीजिए किसी भी, अब यहाँ पे मान लीजिए हत्या किया तो गया है, मतलब एक ही एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं अच्छा से। इसको हत्या किया गया, अब ये देखा, लेकिन जब कोर्ट में इसको जज साहब ने बुलाया कि भाई रामलाल तू आओ और बताओ कैसे कैसे हुआ। अब ये गया, अभी सफा वहां पे बोल रहा है कि हम देखे ही नहीं, कोई इसको मारने का कोशिश कर रहा था, इसी को लग गया। यानी झूठा सबूत दे रहा है, झूठा मतलब वो बात बोल रहा है। मार रहा था मदन लाल मार रहा था श्याम लाल को, लेकिन ये उल्टा बोल दिया कि श्याम लाल ही मार रहा था मदन लाल को। अब इसको मतलब अचानक इसी को ही लग गया, अब इसका मृत्यु हो गया। यानी कहने का मतलब गलत साक्ष्य दे रहा है, झूठा बात बता रहा है।
हुआ क्या है और बोल क्या रहा है। इसको बोलते हैं मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या का मतलब ही होता है झूठा साक्ष्य देना। साक्ष्य मतलब कोई भी बात को झूठा बताया जा रहा है किसी के सामने। तो हो गया 191। अब चलते हैं 412, धारा 412। धारा जो 412 है किसी भी व्यक्ति का छीना झपटी में लगाया जाता है। छीना झपटी जैसे मान लीजिए अभी काफी भी मतलब होता है, कोई बैंक से व्यक्ति जो होता है पैसा वैसा निकाल कर ला रहा है, उसके पीछे कुछ लोग लग गए, पता होता है कि जा रहा है, उसको रास्ता में छीना झपटी करते हैं। छीना झपटी करने का मतलब कि उसके पास जो पैसा है उसको छीनने की कोशिश करते हैं कि हमारा हो जाए, यानी उससे जो जबरदस्ती है उसको छीनने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मेला बाजार में स्त्री लोग का जो कान से होता है, जो उसको गोल्ड वाला पहनी होती है, उसको भी छीनने का प्रयास कुछ लोग करते भी हैं। अगर उस जो मतलब वो व्यक्ति जो है चोरी करने का मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो छीना झपटी कर रहा है छीना झपटी, तो उसको धारा 412 के तहत अरेस्ट किया जाएगा। जैसे अधिकतर होता भी है, मेला बाजार में कोई जा रहा है, उसको मतलब पर्स निकाल लिया गया, कहीं पे चैन काट लिया गया, यानी छीना झपटी कर रहा है, तो छीना झपटी करने में 412 धारा को बुलावा दिया जाएगा आपके खिलाफ। आप यहां तक समझे हैं? ठीक। 412। अब आगे धारा 309, आत्महत्या की कोशिश। आत्महत्या की कोशिश क्या धारा? धारा 309। अभी धारा जो 309 है, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है, कोई बता दिया कैसे ऐसे हो गया तुम्हारे घर में, यानी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने की वजह से उसको लग रहा है कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी खुद से हम जान दे दे तो अच्छा रहेगा, और किसी ने देख लिया कि ये आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, तो जाकर जो व्यक्ति देख लिया जाकर थाना में एफआईआर करवा देगा कि देखिए ना, से जो मदन लाल था ना, वो फांसी लगाने का मतलब प्लान रच रहा था, या फिर अपने से जान देने का, ये जो क्या बोल रहे थे, जो अपने से जान देने के लिए उत्तेजित था कि हम जान दे देंगे, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 309 का आवाहन किया जाएगा। आत्महत्या की कोशिश कितना? धारा 309। वो आत्महत्या करने जा रहा था और किसी ने देख लिया कि एफआईआर करवा दिया कि देखिए भाई मदन लाल जो है अपने से मतलब खुद से जान देने के लिए उत्तेजित था, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 309 को आवाहन किया जाएगा, यानी उसके अंडर अरेस्ट किया जाएगा। किसको? मदन लाल को। क्यों? क्योंकि वो आत्महत्या कर रहा था। अब ऐसा बनाया गया है, ऐसा सेक्शन बनाया गया है, ये भारतीय संविधान में धारा 309 के तहत उसको अरेस्ट किया जाए। ठीक है, ठीक। अब धारा 378। धारा जो 378 है, चोरी करना। अब किसी घर में घुस गया कोई और चोरी कर लिया, ऐसे नहीं घर में घुसेगा, कहीं पे सामान रखा हुआ था, चोरी हो गया। कहीं पे लोग मतलब जैसे अब देखा जाता है नॉर्मली, कहीं मतलब खुले में जो खेत वगैरह पानी सिंचाई के लिए जो मतलब मोटर लगाया हुआ रहता है, उसको भी लोग खोल के ले जाते हैं। उसके खिलाफ अगर आप लिखवाना चाहते हैं एफआईआर, तो आप धारा 378 के तहत उसके खिलाफ आप एफआईआर कर सकते हैं। समझे? यानी धारा 378, चोरी करने पर, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, किसी भी सामान का, किसी वस्तु का चोरी कर रहा है और उसको आप देख लिए, तो आप धारा 378 को उसके खिलाफ अरेस्ट करवा सकते हैं। समझ गए? यानी धारा 378 के खिलाफ उस व्यक्ति को आप अरेस्ट करवा सकते हैं। आप में क्षमता है, संविधान ने आपको क्षमता दिया है। ठीक है, तो धारा 310, ठगी करना। अब सामान भाई 50 रुपया के है, अब बेच दिया 500 के, तो उसको कितना फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं? फायदा भी हो रहा है उसको, मतलब ठग लिया किसी व्यक्ति को, और व्यक्ति को पता चल गया हमको इतना ठगा है, इतना का नुकसान हुआ, तो वो व्यक्ति के खिलाफ धारा 310 के तहत अरेस्ट करवा सकता है। अब जैसे मान लीजिए, अब बहुत बड़ा सा लेते हैं बजट, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी था, इसको अगर मान लीजिए 50,000 रुपया में बेचना था, यानी 50,000 रुपया में इस मतलब गाड़ी का ये दाम जो है 50,000 रुपया है। ठीक, और बेच रहा है किसी को 1.5 लाख रुपया में, है ना? 1.5 लाख रुपया में। ठीक,
1 लाख इतना में बेच रहा है, यानी 1.5 लाख में। ठीक है, तो आप समझिए, हाँ, यानी 1,50,000 रुपया हम बेच दिया, यानी वो मुनाफा कितना कमा रहा है, सीधे 1 लाख रुपया मुनाफा कमाया। यानी इसके क्या किया, ठग दिया, किसी व्यक्ति को ठग दिया। और आप मतलब बहुत आक्रोशित हो गए कि हमको ये व्यक्ति ठग लिया, इसके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आप जाकर थाना में तुरंत जाइए, एक ठोप भी देर नहीं करना, तुरंत जाइए और उसके खिलाफ धारा 310 के तहत उसको अरेस्ट करवा दीजिए। आपको ये क्षमता है, आपको अधिकार मिला है संविधान के तहत कि आप धारा 310 के तहत ठगी करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं धारा 312 गर्भपात करवाना। जैसे आज बहुत लोगों का सपना होता है कि हमारा बच्चा हो, लड़का हो, लड़की को बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि लड़की अगर इस दुनिया में ना रहेगी, नहीं रहेगी, तो आप शादी किससे करोगे भाई? बच्चे कौन पैदा करेंगे? अगर सभी लोग केवल और केवल लड़के का चाहत रखें, लड़की का चाहत नहीं रखें, तो बच्चे का जो माँ है वो कौन बनेगी? बच्चा मतलब पैदा कौन करेगा? ये सोचने बस इसका एक ही रीजन है, वो है दहेज प्रथा। और सभी लोग दहेज प्रथा को मन में पालकर गर्भपात करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है गर्भपात अधिकतर लड़कियों का किया जाता है, अधिकतर। जैसे मान लीजिए ये कानूनन अपराध भी है, अगर किसी भी हॉस्पिटल में गर्भपात करवाने की सोच चल रहा है या गर्भपात किया जा रहा है, तो उस डॉक्टर को भी जेल जाना होगा, जेल जाना होगा। जैसे मान लीजिए ये लड़की है, ये गर्भपात करवा रही, जैसे गर्भपात करवाने का कई रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए लड़की अविवाहित हो, उसका शादी नहीं हुआ हो, फिर भी अगर किसी बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उस स्थिति में वो करवा सकती है गर्भपात, वहां पर भी होता है। लेकिन एक और होता है कि जैसे मान लीजिए शादी ब्याह हो गया, उस व्यक्ति का यानी जो माँ है, वो पिता है, उनका चाहत है कि हमारा लड़का हो, और उस अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद यानी जांच करवाने के बाद पता चला कि जो माँ के गर्भ में बच्ची पल रही है, तो उसको लोग जान से गर्भ में ही मरवाने का दवा देते हैं। यानी कहने का मतलब उसको जान से मारने का गर्भ में ही प्रयास करते, मारते भी हैं। तो उसी को बोलते हैं गर्भपात करवाना। यानी गर्भ मतलब गर्भ को विनाश कर देना, यानी माँ के गर्भ से जो मतलब बच्चा पल रहा था उसको जान से मार देना। अभी लड़कों में नहीं होता है, अगर माँ के गर्भ में लड़का पल रहा हो तो उसके लिए सब नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करवाते हैं कि जो बच्चा होगा हमारे घर का जो बोझ है वो संभालेगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा ताकि बोझ हल्का हो। लेकिन जो लड़की पल रही हो उसको लोग बहुत जल्द मरवाते हैं कि इसको हटाइए, इससे मतलब हमारा एक और मतलब कपार पर जो है बोझ और आ जाएगा। लेकिन लड़का होगा तो बोझ को हल्का कर देगा। इसलिए लोग अधिकतर गर्भपात यही के मतलब सोच रख कर करवाते हैं। तो गर्भपात करवाने पर 312 धारा, अगर कोई व्यक्ति गर्भपात करवाता है, कोई महिला गर्भपात करवाती है, तो उसके खिलाफ धारा 312 के तहत आप FIR करवा सकते हैं और बोल सकते हैं ये जो स्त्री है ये किसी के भगावे में आकर गर्भपात करवा रही थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा धारा 312 के तहत। ठीक है, तो आगे चलते हैं। धारा है 445 गृह भेदन करना। 445, अब 445 जो है गृह भेदन कहने का मतलब होता है किसी के घर में जाकर चुगलखोरी कर देना, और उस गृह में जो है आप भेद रहे हैं, घर में उसका आप एक जो है जलन का बीज बो रहे हैं, घर के लोगों को विखंडित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चुगली करना। और उसके खिलाफ आप 445 धारा का मतलब लगवा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे रामायण में जो मतलब एक बूढ़ी थी, उसको शायद जिसको मंथरा बोला जाता था, कुटनी, वो माता जो है कैकई जो श्री राम की माता थी, उनको मतलब ऐसा ऐसा बात सिखाई कि तुम्हारे बेटा को अगर ये राज सिंहासन मिल जाए तो अच्छा रहता,
वो दूसरे के मतलब बेटा को मिल रहा है, तो बोली भी कि नहीं वो भी हमारा ही बेटा है। लेकिन इस तरह उसको मतलब सिखाकर इतना मतलब एक्सपर्ट कर दी कि उसको रातों रात भगवान राम को बन जाने के लिए विवश होना पड़ गया। यानी उसको गृह को भेदन करने का काम कौन की? मंथरा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में इंटरफेयर कर रहा है, आपको गृह भेदन में मतलब कार्य कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जाकर के थाना में, पुलिस स्टेशन में आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। वो किसके तहत? धारा 445 के तहत। समझ गए? अब यह है धारा, आगे है धारा 362। अपहरण करना, ये लगता है 2 बार लिखा चुका है। अपहरण करना, ये देखिए 362, ये नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। धारा 362 के तहत अपहरण करना होता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या? 365, थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। धारा 362 के तहत अपहरण करना, आपको हम ऊपर बता चुके हैं। धारा 362 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपहरण करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं थाना में। तो यह रहा आपका जो मतलब भारत दंड संहिता यानी IPC, इंडियन पेनल कोड। इसके तहत मतलब अनेकों जो कानूनी कार्रवाई किए जाते हैं, गैर कानूनी मतलब लोग झगड़ा वगैरह करते हैं, उसके खिलाफ जो था ये धारा था। इसमें जो मेन था महत्वपूर्ण जो मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको हम केवल बताने का कार्य किए हैं। और अगला वीडियो में भी और खोज कर मतलब चुन कर आपके लिए अच्छा धाराएं जो है यूज होता है उसको बताने का प्रयास करेंगे इजली वे में। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, हमें पूरा विश्वास है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए भी लाभदायक हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।